हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हम करवा रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और आयोग के आए हुए हूबहू प्रश्न जो पूछा गया है उसको शामिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो एमसीक्यू प्रश्न है उसको शामिल कर रहे हैं। यह वीडियो पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पीआरटी में लगभग 88 प्रश्न आते हैं, जूनियर में 32 प्रश्न आते हैं, टीजीटी में भी 32 प्रश्न सामान्य अध्ययन के आते हैं और पीजीटी में भी सामान्य अध्ययन के लगभग 32 प्रश्न आते हैं। तो आप सभी को यह सेशंस जब तक आप सभी का एग्ज़ाम नहीं पूर्ण हो जाता टीआरई 4.0 तब तक आपको हमें कंटिन्यू करवाते रहेंगे। आपको एक काम और कर लेना है कि आपको जहाँ भी कठिनाई हो प्रश्नों को करते समय या समझते समय, वैसे तो हम पूरा दूर करने का प्रयास करते हैं इसी सेशंस में, लेकिन यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत रह जाए तो या तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए या थोड़ा स्लो करके देखिए अगर आप 2.2x की स्पीड पर देख रहे हैं तो। और यदि आप सभी लोग को तब भी नई चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आपको कहीं से स्टडी कर लेना है। प्रश्नों को तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ आपको टॉपिक जो आपको फंस रहा है प्रश्न को करते समय उसको कहीं से कवर कर लेना है। इससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी और पेपर में अच्छा आप स्कोर करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न लिखा गया है, त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? सवाना यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भूमध्य सागरीय जलवायु तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु। वैसे तो आपको एक प्रश्न तैयार होना चाहिए, यदि आपको थोड़ा डिटेल इसको पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी जो क्लास 11th की बुक है भारत की स्थिति, उसमें जो जलवायु टॉपिक है वहाँ से आप इसको कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु, ये सब हम पूर्व वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। तो आप सभी लोग पूर्व वीडियो देखिए, क्योंकि अब यहाँ भी उसको क्लियर करेंगे तो जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप लोग पूर्व में जाके देख लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन दिया गया है, फूलचंद प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दूसरा ऑप्शन दिया गया है, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं, इस चौथा और पांचवा ऑप्शन बनाया गया है। तो आप सभी लोगों को पेपर में भी ऐसे पढ़ के प्रश्नों को सॉल्व करना है। पेपर में आप सभी लोगों को ऐसा नहीं करना है कि बार बार प्रश्न को पढ़ रहे हैं, बार बार ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं तब समझ पा रहे हैं। नहीं, एक ही बार में पढ़ के कम समय में आप तभी कर पाएंगे जब एक ही बार में पढ़ के आप लोग टिक कर ले जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? यहाँ देखिए, राजा राम मोहन राय पहला ऑप्शन दिया गया है, दयानंद सुश्री दूसरा ऑप्शन दिया गया, दादा भाई नौरोजी तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा है। तो नव भारत का पैगंबर, तो यह जो पैगंबर के नाम से जाने जाते हैं नव भारत के पैगंबर, उनको
बोला जाता है राजा राम मोहन राय। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अच्छा प्रश्न है, बिहार स्पेशल का प्रश्न है। आइए यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। 8.58% पहला ऑप्शन दिया गया है। 10.10% दूसरा ऑप्शन दिया गया है। 12.25% तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 8.58%। ये फैक्ट है, फैक्ट को आपको तैयार करके रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता? तो दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाने वाला यहाँ ऑप्शंस को चूज करना है। तो पटना मुंगेर दिया गया है, गया अरवल दिया गया है, पटना वैशाली दिया गया है। उपरोक्त में से एक से देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता। तो दक्षिण गंगा क्षेत्र में इसमें देखेंगे तो गया अरवल ये शामिल है, पटना मुंगेर यह भी शामिल है, और यहाँ लिखा है पटना वैशाली, यह शामिल नहीं है। देखिए गंगा जी ऐसे बिहार से होके जाते हैं, कुछ इस तरीके से बिहार की कुछ ऐसे लोकेशंस है। तो आप देखेंगे पटना यहाँ पे है तो वैशाली इधर पड़ जाता है, गया गया मुंगेर इस साइड पड़ते हैं। तो दक्षिणी गंगा में यही क्षेत्र शामिल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्योंकि जब भारत का मैप बनाएंगे हम लोग तो कुछ इसका झुकाव जो होता है कुछ इस तरीके से रहता है। देखिए इसका झुकाव कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बिहार का लोकेशन, क्योंकि ऐसे ही तो भारत का मैप बनता है, फिर इधर ही घूम जाता है और ये नीचे आ जाता है। चीज़ें समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं आप सभी लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में जो दिया गया है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो सलार मसूद गाजी पहला ऑप्शन दिया गया है, दरिया साहेब दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इमाम साफ फकी तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा दरिया साहेब। इन्होंने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। ये दरिया साहेब जी की आत्मकथा है, आत्मकथा है ये ज्ञान दीपक। कभी कभी पूछ लेगा दरिया साहब आत्मकथा किसकी है, तो सीधे आपको ज्ञान दीपक लगाना है। तो ऐसे चीज़ों को आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और चीज़ों को एक बार में नहीं तैयार होती हैं, आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीज़ें तैयार होती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न प्रीवियस में भी आ चुका है जो हमने करवाया था, क्योंकि कभी इस पीआरटी में आ रहा है, कभी वही चीज़ जूनियर में आ रहा है, कभी वही प्रश्न टीजीटी में आ रहा है, कभी वही प्रश्न पीजीटी में पूछा जा रहा है। तो प्रश्नों का कहाँ से बनाएंगे जब यही है, ये है बेहतरीन प्रश्न, तो कहाँ से बनाएंगे? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सन्यासी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? पहला ऑप्शन दिया गया है सन्यासी, दूसरा संथाल दिया गया है, तीसरा नील दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सन्यासी। अब सन्यासी का कभी कभी हिंदी में आ जाता है वर्तनी शुद्धि, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कभी कभी आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यही पूछ लिया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को आपको तैयार करना है। संथाल के बारे में, नील आंदोलन से संबंधित जो था इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जो करवाए हैं उसमें भी दिया गया है। आइए उसमें भी हमने
दिया गया है और उसमें हमने अच्छे से सॉल्व भी करवाया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो एटॉमिक रेडियाई इज ग्रेटर। तो पहला ऑप्शन यहाँ लिथियम दिया गया है, दूसरा बेरिलियम दिया गया है, तीसरा बोरान दिया गया है, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी पूछ रहा है इसमें। तो आप लोग जानते होंगे पीरियोडिक टेबल में, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, ऐसे करके तत्वों का क्रम लिखा रहता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। फिर आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर ऐसे करके दिया रहता है उसमें। तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी उसकी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। जैसे लिथियम देखिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है। ये सब थोड़े बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्व है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा लिथियम, क्योंकि छोटी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन यहीं घूमते रहेंगे या यहाँ एक दो घूमेंगे। अब बड़ी त्रिज्या रहेगी तो इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इनकी परमाणु त्रिज्या जो हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस बड़ी हो जाएगी। आशा करते हैं ऐसे लोग समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर पहला ऑप्शन दिया गया है, पीएम बापट दूसरा ऑप्शन दिया गया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा भी नाम फेमस है, ये आगे किसी वीडियो में आपको अच्छे से बता देंगे इनके बारे में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेद लेड पहला ऑप्शन दिया गया है, इसको व्हाइट लेड इंग्लिश में बोला जाता है। सिंदूर रेड लेड दूसरा ऑप्शन दिया गया है। लिथार्ज तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सफ़ेद लेड। पहला ऑप्शन यहाँ सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस पहला ऑप्शन है, जर्मनी दूसरा ऑप्शन दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और गदर पार्टी की स्थापना यहाँ तो दे दिया है, इसका सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इस गदर पार्टी में लाला हरदयाल का नाम भी आप सभी लोगों को याद रखना है, लाला हरदयाल जी, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट नाम है। इस प्रश्न में बोला गया है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 पहला ऑप्शन दिया गया, 1910 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 1906 तीसरा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्तों 1908। जैसे कि पहले हमने एक आपको ट्रिक बताया था, जैसे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तो ये काफ़ी पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों में आपको सबसे जो पुराना आसन दिया रहता है उसको अगर आपको नहीं पता है तो कैसे टैकल करना है, अगर अंधी मारना है या तुक्का मारना है तो सबसे पुराना वाला ना मार के आपको उसकी एक आगे का मार देना है। तो मैक्सिमम में ये चांस होता है कि 90% सही भी हो सकते हैं।
गलती होने का चांस रहता है सिर्फ 10%। और कभी कोई चीज़ नहीं बनी हो तो जो ऐसे अब इसको छोड़ के लास्ट वाले को उसके एक पीछे का मार दिया करिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो ऐसे करके आप 2-4 प्रश्न सभी से आगे भी हो सकते हैं पेपर में। ये सब ट्रिक आपको बीच-बीच में बताता रहता हूँ। ऐसे जब हम पूरा सेशन जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहे हैं, जब हम 400-500 प्रश्न आपको करवा चुके होंगे तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति में अपने आप को पाएँगे। क्योंकि सभी चीज़ों को पढ़ना संभव नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। है तो ये करंट का प्रश्न, फिर भी आपको इसकी प्रकृति को समझना है, इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको इसको नेचर को समझना है, करंट के नेचर को, कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन 13 फरवरी 2023 को दिया गया है, 20 फरवरी 2023 को दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 19 फरवरी 2023 को तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पाँचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 19 फरवरी 2023 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? अब देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये फिजिक्स साइंस का प्रश्न है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है कोशिका क्रिया, दूसरा ऑप्शन बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कोशिका क्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पास्कल दाब से संबंधित है और बर्नौली का सिद्धांत आप सब लोग याद कर लेंगे कि जो बहता हुआ एक पाइप है बड़ा सा, उसमें जो पाइप से जो जल निकलता है उसी से संबंधित बर्नौली का प्रमेय यूज किया जाता है। इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत की किस पठार से है? आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पठार टॉपिक को भी पढ़ा होगा, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो तेलंगाना का पठार पहला ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र का पठार दूसरा ऑप्शन दिया गया, कर्नाटक का पठार तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कर्नाटक का पठार। जो कर्नाटक का पठार है उसी को मालनाड क्षेत्र संबंधित है, उसी से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? प्लेटलेट्स पहला ऑप्शन दिया गया, लिम्फोसाइट दूसरा ऑप्शन दिया गया, आरबीसीज तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा है। यहाँ देखिए एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इसको। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पौधों में दीप्तकालिता की खोज की है? कालिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम यहाँ पूछा जा रहा है और पौधों में। तो गार्नर और एलॉर्ड पहला ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे प्रश्न आप पढ़ रही हैं तो आपको हमेशा पढ़ते समय ध्यान रखना है, कभी भी वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है, तो जितना संभव हो सके उतना आपको तैयार कर लेना है। स्टीवर्ड और सैलिसबरी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, थीमैन और स्कूप तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा गार्नर और एलॉर्ड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले का नाम पूछा गया, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह 2023 में आया था
तो इसकी आपको करंट का प्रश्न है, प्रकृति देखना है। प्रकृति क्या है इसकी? नोबल शांति पुरस्कार। इसको आपको, या जो नए वाले हैं, नया नोबल शांति पुरस्कार, उसको आपको तैयार कर लेना है। इसको कराने का मकसद बस यही है। बहुत से लोग प्रश्नों को करवाते हैं लेकिन ये सब छोड़ देते हैं, तो हम आप सभी लोगों को बस प्रकृति को दिखा रहे हैं कि नेचर कैसा है करंट पूछने का, जिससे आप बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो वैसे तो 2022 में एल.एस. बिलियर्स्की को मिला था, नादिया मुराद को भी नहीं मिला था, मारिया रेसा को भी नहीं मिला था। कभी-कभी क्या होता है, नोबेल शांति पुरस्कार में 2 से 3 लोगों को मिल जाता है या 1 से 2 लोगों को दे देते हैं। तो उसमें इन्हीं को मिला था, एल.एस. बिलियर्स्की, और एक संस्था को मिला था। उस संस्था का नाम अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है दिमाग में। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये होगा ही नहीं, जब 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए थे। इस प्रश्न का राइट जवाब उस समय के हिसाब से यही था। अभी तो चेंज हो गया होगा नोबेल शांति पुरस्कार, तो आपको नया वाला अपडेट कर लेना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल लॉन्च किया? UTSAH। तो UGC पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, IICTE दूसरा ऑप्शन दिया गया है, MCI तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा UGC। वैसे तो यह प्रश्न कभी भी आ सकता है, लेकिन जिस समय इस एजेंसी का गठन हुआ था, पोर्टल का शुभारंभ हुआ था, उसी समय यह प्रश्न बन गया था। इसलिए कभी भी कोई एजेंसी कोई पोर्टल बना रही है, कोई ऐप्स बना रही है, तो उसको आपको एक बार ससुरी निगाहों से देख लेना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को भी आपको याद करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, ज़्यादा इस पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि हर प्रश्न थोड़ी ना एग्जाम में आएगा, लेकिन ऐसे करके सबको छोड़ भी नहीं सकते। आप सभी लोग तैयार करे रहेंगे तो हो सके मिल ही जाए, और मिल जाएगा तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे फिर, क्योंकि ये सब कठिन प्रश्नों में शामिल होंगे। इस प्रश्न में बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? अब देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर में हम करवा चुके हैं। नगरीकरण सर्वाधिक कहाँ पे है? तो गोवा पहला ऑप्शन लिखा गया है, महाराष्ट्र दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कर्नाटक तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा गोवा। और गोवा से भी एक प्रश्न बनता है हमेशा BPSC में। एक जो है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर लिख के आता है महावीर स्वामी के नाम से, महावीर स्वामी। तो आपको गोवा ही ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि 2-3 बार पूछ चुका है BPSC। TRE 1 में भी पूछा, TRE 2 में भी पूछा था, TRE 3 में भी पूछा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसमें कितना बेहतरीन ऑप्शंस रखा गया है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, तो सभी को पता होगा केरल शांत घाटी के नाम से केरल में एक स्थान है, तुरंत इसमें थोड़ा डिटेल दे दिया गया है। देखिए कैसे प्रश्न को घुमाया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया, इनमें सब पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। तीसरा ऑप्शन, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कभी कभी शांत घाटी कहाँ है स्थित पूछ लेता है, केरल में। इसीलिए देखिए, इस तरीके का आपका प्रश्न सॉल्व करते समय, MCQ सॉल्व करते समय यही तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, रिकॉल करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जो ह्यूमन एरर होता है
क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उससे भी आप बच सकते हैं, उससे भी आप सभी लोग बच सकते हैं। तो एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। एक सब्जेक्ट कम पढ़िए लेकिन एमसीक्यू और सॉल्व करिए, चाहे खुद से करिए या किसी यूट्यूब पे कोई टीचर करवा रहा है उससे करिए, नहीं तो अपने से करिए कहीं से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा गया है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। अब डायाफ्राम आपको पता होगा श्वसन के सहयोगी है, श्वसन में सहायता करता है। तो धनुषाकार पहला ऑप्शन दिया गया है, चपटा दूसरा ऑप्शन दिया गया है, नीचे धंसा हुआ तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा धनुषाकार दिया गया, यह भी सही है, चपटा यह भी ठीक है, नीचे धंसा हुआ यह भी ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन यहाँ सही है। देखिए यहाँ फिगर बना के दिखा देते हैं आपको, ऐसे कुछ करके हमारा लंग्स होता है। कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप सभी लोग ऐसे करके, ऐसे करके कुछ ऐसे, फिर इसमें बहुत से ऐसे कोपिका होती हैं जो निकली रहती हैं ऐसे गोला करके, और जो हमारा डायाफ्राम होता है वो यहाँ पर स्थित होता है। डायाफ्राम हमारा यहाँ पर स्थित होता है। अब देखेंगे इसकी जो आकृति है कैसा है, धनुषाकार है यह भी ठीक है, चपटा है यह भी ठीक है, नीचे धंसा हुआ है यह भी ठीक है, नीचे से ही धंसा हुआ है ना। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहाँ ऐसे ऐसे करके कुछ उपास्थियाँ होती हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो 1 अक्टूबर पहला ऑप्शन दिया गया है, 15 अक्टूबर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 1 नवंबर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ में ही आता है ज़्यादातर शुरुआत में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया? यदि आप करंट पढ़ रहे होंगे तो आपको यह चीज़ें बहुत पहले से ही चर्चा का विषय है। मिलेट्स, बाजरे को मिलेट्स बोला जाता है, इसका अपने यहाँ नाम बाजरा है। बाजरे या बोल सकते हैं इसको, बाजरा बोल सकते हैं, ठीक है ना। 2023 पहला ऑप्शन दिया गया, 2022 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 2024 तीसरा ऑप्शन दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्तों 2023। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछा जा रहा है इसमें। न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद। अब देखिए 2 जनवरी 2022 को बने थे और 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। लगभग 7 से 8 लगभग अगस्त में पूछा, अगस्त या दिसंबर में, दिसंबर या अगस्त में यह प्रश्न आया था। समझ सकते हैं लगभग 1 साल का करंट आपको कवर करना रहता है। तो न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी, उपरोक्त में से एक से थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये पुराना हो गया है। बस आपको कहीं पर भी कोई नियुक्ति हो रही है तो आपको बिहार में उस पर नज़र बनाए रखना है। राज्यपाल हो गए या हाई कोर्ट के जज साहब हो गए, तो इन सभी नियुक्तियों को आपको याद रखना है। इससे निर्वाचन आयोग हो गए,
जो आयुक्त बनाए जाते हैं, ये जो हेड बनाए जाते हैं राज्य के, तो इन सभी नामों को याद रख लेना। उस टाइम के हिसाब से न्यायमूर्ति संजय कुमार बनाए गए थे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अब वर्तमान वाले कौन है, आप सभी लोग सर्च करके गूगल पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये लिखेंगे बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तुरंत आपको दे देगा। आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। आजकल पढ़ना बहुत आसान हो गया है, बस एक्सक्यूज आपके पास यदि ना हो तो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? अब देखिए, यह भी करंट का प्रश्न है, तो करंट का ये भी प्रश्न है, इसको भी आपको याद नहीं करना है। हैदराबाद दिया गया है, मुंबई दिया गया है, पुणे दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उस समय जो असम का जोरहाट क्षेत्र है, जोराहट असम में, वहाँ पर हरित हाइड्रोजन की शुरुआत की गई थी, इसीलिए यह प्रश्न बना दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसको कैसे बहुत तेजी से किया जा सकता है। पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर आपको इसे सॉल्व करना है। तो कोटा दिया गया है, नामरूप दिया गया है, ओबरा दिया गया है, परीक्षा दिया गया है। तो कोटा आपको राजस्थान में एक जगह है, याद होगा। नामरूप असम, ओबरा यूपी, परीक्षा भी यूपी में है। तो अब आप लोग असम तो पूर्वी क्षेत्र में है, तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, नामरूप आ जाएगा। दूसरा यहाँ है, यहाँ ठीक है, ये तो वैसे खल्लास हो गया क्योंकि दूसरा पहले आएगा ही नहीं इसमें। कोर्ट वाले प्रश्नों में तो यही तो फायदा रहता है। और कोटा दिया गया है, परीक्षा कोटा राजस्थान तो सबसे बाद में होगा ना। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ है और कहीं है ये नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए स्टैटिक जीके बिहार का है। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाई हो, पहला ऑप्शन दिया गया। कन्यादान दूसरा ऑप्शन दिया गया। नदिया के पार तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाई हो, यही इस प्रश्न का राइट जवाब। भोजपुरी की पहली फिल्म थी ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें भी बहुत से बार ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में आ चुका है प्रश्न। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में हुई थी। ये एक प्रश्न आपको यहाँ मिल गया। पटना में, कभी पटना में अनुशीलन समिति का सन पूछ लेगा तो आपको ये 1913 ही लगाना है। रामानंद सिन्हा पहला ऑप्शन दिया गया। सतीश झा दूसरा ऑप्शन। सचिंद्र सान्याल तीसरा ऑप्शन। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। देखिए भारत का मैप, यह एरिया हमें पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, किस चीज़ का है भाग? गोंडवाना लैंड पहला ऑप्शन दिया गया। लॉरेंसिया लैंड दूसरा ऑप्शन दिया गया। अंटार्कटिका लैंड तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड। लॉरेंसिया, जैसे देखिए आप सभी लोगों को यूरोप के जो क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ये पूरा विश्व है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ यूरोप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अफ्रीका, यहाँ एशिया मिलेगा आपको, और भारत की स्थिति कुछ यहाँ
ऐसे है। भारत की स्थिति कुछ ऐसे है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया लैंड है, लॉरेंसिया लैंड तो ज़्यादातर इसी पार्ट को बोला जाता है, और गोंडवाना लैंड जो भारत था पहले, उसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ थी, ये आके आगे यहाँ मिल गया, इसीलिए इसे गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिरसा मुंडा जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। देखिए, पढ़ते हैं इस प्रश्न को। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? डेमका मुंडा, अर्जुन मुंडा, सुंदर मुंडा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि डेमका मुंडा को भी नहीं बनाया गया था कमांडर इन चीफ, ना ही अर्जुन मुंडा को बनाया गया था, ना ही सुंदर मुंडा को बनाया गया था। सांस्कृतिक या सामाजिक जो नेतृत्व था वो डेमका मुंडा जी को मिला था, लेकिन कमांडर इन चीफ इन्हें नहीं बनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन यहाँ सही है। तो आज का इस सेशन में जो है प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। कुछ ज़रूरी सूचना है आप सभी लोगों के लिए, जो कि हम शुरुआत में इसलिए नहीं बताएं कि आप सभी लोग का पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम लगता, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको ज़रूरी सूचना दे रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए हमने अभी तक जो सेशन 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, इसको हमने लगभग 21 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर, स्किल टेक के चैनल पर करवाया है। ये आपका 22वां वीडियो पड़ेगा, सॉरी 22 वीडियो हो गया, ये शायद 23वें नंबर का लेक्चर है, 22वें या 23वें नंबर का लेक्चर है, एग्जैक्ट नहीं पता। अगर 23वें नंबर का होगा तो ठीक बात है, कोई बात नहीं है। 23 नंबर का वीडियो आपको इस पर पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को पहले जो 22 वीडियो पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आगे हम कुछ और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले हैं, जो आपको बाद में चीज़ें पता लगेंगी, और वह पेपर के हिसाब से बहुत अच्छा साबित होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। तो आप सभी लोगों को पहले के वीडियो अच्छे से देखना है, और इस साथ ही साथ इसी चैनल पर मैथ्स का जो ऑफलाइन क्लास का जो वीडियो है वो इस पे अपलोड किया जाता है, जो प्रैक्टिस करवाया जाता है, वह भी आपके बीपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अर्थमेटिक थोड़ा ज़्यादा पूछता है बीपीएससी। और इस जो सेशन जो चैनल पर पढ़ रहा है, भले से उस पर आपका TRE 4 ना लिखा हो, RRB NTPC लिख के आ रहा हो, मैथ्स का जो वीडियो इस पर पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए उपयोगी है। आप लोग 1-2 सेट प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, क्योंकि जो अर्थमेटिक के प्रश्न हैं इससे ऊपर लेवल कभी बीपीएससी नहीं टच कर पाएगा। जो RRB NTPC का सूर्य सर करा रहे हैं उसको आप बीपीएससी के लिए भी, मैथ्स जिन बच्चों को कमज़ोर है, अवश्य देखिए, क्योंकि आप धीरे धीरे करते प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ते इधर पढ़ते रहेंगे, उधर बोलता रहेगा। जब मिक्स लगाते हैं, क्योंकि फाइनली आपको मिक्स क्वेश्चन ही तो मिलेंगे 150, उसमें आपको टॉपिक वाइज थोड़ी ना मिलेगा। तो इसलिए आपको दोनों पे काम करना है, टॉपिक वाइज भी और मिक्सड भी। और टॉपिक वाइज में उसी टॉपिक को कवर करना है पहले जो आपको कठिनाई महसूस होती है, ऐसा नहीं जो आपको अच्छे से तैयार है उसको फिर से पढ़ रहे हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों ये सब ज़रूरी सूचनाएं थी। बीच में 2-3 दिन क्लास बाधित थी, वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था, लेकिन अब आप सभी लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और यह जो हम करवा रहे हैं इसमें व्याख्या जानबूझ के हम थोड़ा कम करवाते हैं, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें ना दी जाएं कि आप उसको हैंडल ही ना कर पाएँ। क्योंकि प्रश्नों में ही आपको एक प्रश्न करवाते हैं, जैसे आज मान लीजिए 32 प्रश्न थे, 31-32 प्रश्न थे, तो आप यहाँ से लगभग 60 से 70 प्रश्न आपको बहुत अच्छे लेवल के तैयार हो गए होंगे, अगर आप मन से चीज़ों को देखे होंगे, सुने होंगे। आपको अपने मन से ज़्यादा एफर्ट इसमें नहीं लगाना है पढ़ते समय, बस आपको सुनना है चीज़ों को, आप खुद ब खुद याद हो जाएंगे। क्योंकि हम चीज़ों को इतनी बार रिवाइज करवाएंगे, घूम फिर के चीज़ें गोल गोल होते हुए ऐसे आते रहेंगे। कभी कोई यहाँ मिलेगा क्वेश्चन, कोई यहाँ मिलेगा, 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 तो ऐसे राउंड होके चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।